अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र। हमने देखा कि मानव भूगोल में हम भौतिक भाग को मानवीय पक्ष से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानव जो है वो बहुत हद तक किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर। प्रकृति ही उसको सारे नेचुरल चीजें या नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध कराती है और मानव उनको अपने अनुसार उसमें परिवर्तन करके अपना उपयोग करता है। हमने देखा कि जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक परिवेश अर्थात पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज और आपका जो कल्चरल एस्पेक्ट है मानव के, ये तीनों मिलके मानव का और पर्यावरण का कार्यात्मक संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात एक फंक्शनल रिलेशनशिप इन तीनों के साथ रहती है। क्योंकि जो मेन है वो है पॉपुलेशन। मानव जो है वो अपने आप को किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले मानव जो है या प्राकृतिक संसाधन है या आपका वहां का सांस्कृतिक परिवेश है, इन तीनों के आधार पर उनका कार्यात्मक संबंध बनता है और वही मानव भूगोल का एक विशेष क्षेत्र है। अर्थात मानव जो है वो पर्यावरण से अपने आप को अलग नहीं कर सकता है या वह अछूता नहीं रह सकता है। हमें ये पता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व हैं और सांस्कृतिक पर्यावरण के भी तत्व हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया था कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब आपके फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रेड्सल ने ये एंथ्रोपोज्योग्राफी नाम की पुस्तक में लिखा था कि मानव जो है वो एक अलग अपने आप को स्थापित करता है, अपना जो उसके भौतिक तत्व हैं उनके साथ एक सामंजस्य बिठाता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करता है, चेंज करता है, बदलाव लाता है। इस कारण से हम मानव को अलग नहीं कर सकते हैं और उन्होंने मानव भूगोल का पायनियर वही कहलाते हैं, उन्हीं को पिता भी जनक भी कहा गया है। तो रेड्सल ने ये कहा जब, तो उसके बाद मानव भूगोल एक अपने आप में बहुत बड़ी ज्योग्राफी स्थापित हो गई, एक अलग पार्ट हो गया और उसके बाद विभिन्न प्रकार की आपने देखा अगर पढ़ा होगा, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी ये चीज बताई थी। आज आपके पास मेडिकल ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, अर्बन ज्योग्राफी है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी की ब्रांचेस हो गई हैं। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए हम सारा श्रेय फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रेड्सल को ही देते हैं, जो कि एक जर्मन ज्योग्राफर थे। अब उन्होंने ये बताया कि जो मानव है वह अपने भौतिक परिवेश में अपने प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में एक सामंजस्य बिठाता है। अब प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व और प्रक्रियाएं या जो भौतिक भाग हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले आपके आती है स्थलाकृति यानी कि लैंडफॉर्म्स। आपको ये पता है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स वर्ल्ड में पाए जाते हैं। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदानी भाग है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पे आपके कोस्टल एरियाज या तटीय भाग है। सब जगह की स्थलाकृति अलग अलग होती है। इसी तरह से जल राशियां भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। हम जब ये प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि ये प्राकृतिक तत्व कैसे बने। मानव भूगोल में हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा प्राकृतिक तत्व कहाँ पर पाया जाता है और वहां के मानव उसके साथ किस तरह से अपना अंतर संबंध स्थापित करता है। जल राशियों में आपने देखा कहीं बहुत अच्छी वाली बहती हुई नदियां हैं, कहीं पर नदियां नहीं हैं तो वहां पर कुएं हैं, कुएं जहां पर नहीं है वहां पर हैंड पंप लगाए गए हैं। तो इस तरह से कहीं पर तालाब है, कहीं पर झील है। इस प्रकार से विभिन्न प्राकृतिक वातावरणीय तत्व हैं। ये जलवायु भी आपने देखा कि विश्व में विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। हम ये नहीं देखेंगे क्यों पाई जाती है, हम ये देखेंगे कहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है तो वहां पर मानव ने किस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया है। वनस्पति भी डिफरेंट होती है, हर जगह समान वनस्पति नहीं पाई जाती है। थार के मरुस्थल में आपको पता है कि कटीली झाड़ियां होती है, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं और यही आप हिमालयस की तरफ या ऊंचे पहाड़ों पर चले जाएं तो वहां पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं।
खनिज भी हर स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। आपका इंडिया के अंदर जो बिहार वाली बेल्ट है, या जहाँ पे आपका ये आता है बिहार है, छत्तीसगढ़ है, वहां पर जितने मिनरल्स पाए जाते हैं उतने साउथ में या नॉर्थ में नहीं पाए जाते हैं। हर स्थान की अपनी एक विशेषता होती है। प्रकृति ने हर चीज एक ही स्थान पर नहीं दी है, हर चीज अलग अलग पाई जाती है। अब ये जो प्राकृतिक तत्व है, इनके साथ साथ मनुष्य अपने सांस्कृतिक वातावरणीय तत्वों का मेल करता है। इसमें आपकी आती है जनसंख्या, मानव व्यवसाय, अधिवास, यातायात, व्यापार और शिक्षा। यानी जो आपके कल्चरल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स हैं, उसमें आपकी आती है पॉपुलेशन, ह्यूमन ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड एजुकेशन। आपको ये पता है कि प्राकृतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व आपस में इंटररिलेटेड है। अब अगर आप स्थलाकृतियों और इन चारों पांचों पॉइंट्स को मैच करेंगे तो आप इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गंगा यमुना का मैदानी भाग, जिसको हम उत्तर भारत का मैदान भी कहते हैं। वहां की जो स्थलाकृति है वो कौन सी स्थलाकृति है? लैंडफॉर्म्स है, प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है। वहां पर जलराशियों में अगर हम देखें तो वहां पर क्या नदियां हैं, नदियां हैं। वहां की जलवायु कैसी है? माइल्ड है, एक्सट्रीम जलवायु नहीं है। वहां पे वनस्पति देखेंगे तो वहां एक अलग प्रकार के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, और यही हम थार के मरुस्थल में चले जाते हैं तो अलग प्रकार के होते हैं। इस तरह से जो वहां की जनसंख्या है उसका मुख्य व्यवसाय क्या होगा इन प्राकृतिक तत्वों के आधार पर? कृषि। अब कृषि जब वो कर रहा है तो आपको ये पता है जो किसान फैमिली होती है वो कोशिश करती है हम सब एक साथ रहें। तो नेचुरली वहां के जो सेटलमेंट्स होंगे, एक तो वो नदी के किनारे किनारे बने होंगे, एक लीनियर फॉर्म में होंगे, एक लाइन के रूप में होंगे, और वो जो अधिवास होंगे वो उनके जो घर होंगे वो पास पास उन्होंने बना रखे होंगे, बिल्कुल नदी के किनारे किनारे। अब जब वो वहां पर कृषि कर रहे हैं तो उनको यातायात के साधनों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो वो कृषि की उपज होगी उसको वो शहर की मंडियों में लेकर जाएंगे, और शहर की मंडियों में ले जाके वो क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। व्यापार करेंगे तो उनको शिक्षा की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो उनको पढ़े लिखे भी होना चाहिए और उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ उनको पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, बैंक्स, ये सारी सुविधाओं की आवश्यकता होगी। तो प्राकृतिक तत्वों के आधार पर सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण होता है, और ये जो निर्माण होता है ये रीजन टू रीजन वेरी करता है। यानी कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आपको विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। अर्थात हमने देखा कि जो मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र है वो क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट, मैन, कल्चरल एनवायरनमेंट। अर्थात मानव जो है वो केंद्र बिंदु है, मैन सेंटर पार्ट है, और वो किसको प्रभावित करता है? अपने प्राकृतिक पर्यावरण को भी और सांस्कृतिक पर्यावरण को, और सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण भी मानव को प्रभावित करते हैं। तो ये कहना उचित होगा कि मैन जो है या मानव जो है वो अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का समावेश करके अपने क्रियाकलाप चलाता है, और मानव भूगोल की धुरी वही है। अब हमने इसके आधार पर हमें ये पता लगा कि मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र क्या है। सबसे पहला है फिजिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात हम जनसंख्या का क्या अध्ययन करते हैं? भौतिक भाग का। हमने भौतिक को छोड़ा नहीं है, क्योंकि आपकी जितनी भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस है या फिजिकल कंडीशंस है वो मानव को प्रभावित करती हैं, मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं। सेकंड आता है नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन अ रीजन। यह भी इसका एक विशेष क्षेत्र है, क्योंकि हमको ये पता है हर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, हर जगह एक से संसाधन नहीं होते हैं। तीसरा, हम मानव जो है वो अपने पर्यावरण का जो सांस्कृतिक भूदृश्य है उसको भी अलग नहीं कर सकता है।
वह अपने सांस्कृतिक भूदृश्य के आधार पर अपना आप को स्थापित करता है या अपने भौतिक सांस्कृतिक परिवेश में अपना सामंजस्य बिठाता है। फिर आता है एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। मानव जो है वो अपने आप का जो समायोजन करके अपने आप को अपने पर्यावरण से एक सामंजस्य बिठाता है। आपको ये पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले मानव को बहुत अधिक ठंड का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में वो क्या है, वो गर्म कपड़े पहनेगा। यही आप थार के मरुस्थल में आ जाएंगे जहां बहुत अधिक गर्मी है, तो वहां का मानव सूती और पतले वस्त्रों का उपयोग करेगा। तो मानव हर तरह से अपने पर्यावरण के साथ एक सामंजस्य बिठाकर कार्य करता है, अपने क्रियाकलापों को चलाता है। फिर आपका आता है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो स्थानिक आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये सारा जो आप अध्ययन करेंगे वो आप एक पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर एरिया के बारे में ही पढ़ते हैं। फिर आते हैं ह्यूमन ग्रुप्स। जो ह्यूमन ग्रुप्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज को प्रभावित होते हैं, अपनी हर जगह एक पर्टिकुलर समूह लोगों का रहता है। जरूरी नहीं है कि वो सारे ही एक ही जाति के हों या एक ही पर्टिकुलर रेस के हों, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन ग्रुप से मतलब है कि जो एक स्थान पर एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले मानव हैं, उनके क्रियाकलाप जो हैं वो किससे प्रभावित होते हैं, उनके ग्रुप से प्रभावित होते हैं। और लास्ट में आपका आता है टेम्परल सक्सेशन या कालिक अनुक्रमण, यानी समय के साथ साथ मानव जो भी अपने एक्टिविटीज में या क्रियाकलाप में बदलाव लेकर आता है, उसका अध्ययन भी मानव भूगोल का पार्ट है। उसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो अब हमें बहुत क्लियरली आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो मानव भूगोल है वो 3 चीजों का रिलेशनशिप है। मानव सेंटर में खड़ा है, उसके एक तरफ प्राकृतिक दशाएं हैं और दूसरी तरफ उसके सांस्कृतिक भूदृश्य है। वो इन दोनों से लेता है और इन दोनों को देता है, और वो अपने आप को स्थापित रखने के लिए इनसे चीजें लेकर उनके साथ सामंजस्य बिठाता है, उनको अपने उपयोग में लाता है। और यही जो उसमें बदलाव आ रहे हैं, यही मानव भूगोल के अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। और इन्हीं 6-7 आधारों पर मानव भूगोल का विषय क्षेत्र निश्चित किया गया है। थैंक यू।